हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज 1 मई है और 1 मई मतलब श्रम दिवस है। श्रमिक वर्गों का उत्सव का दिन है, क्योंकि इस दिन को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि यह मजदूरों का दिन है। भारत में मजदूरों के अधिकारों को अगर कोई सुरक्षित करता है तो वह कोई और नहीं व्यक्ति दोस्तों, बल्कि आधुनिक भारत के पिता और क्रांतिकारी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बिना आज भारत के मजदूरों का भविष्य घोर अंधकार में होता। वह भारत के एकमात्र नेता थे जो बहुआयामी और महान दूरदर्शी थे। आखिरकार उनका जन्म सबसे जन्मजात जातिवादी देश में हुआ, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। कट्टर सवर्ण लोग एक महान राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान को कभी श्रेय नहीं देते हैं, जो आज दुनिया की विकासशील अर्थव्यवस्था में से एक है। उनकी मजबूत आर्थिक नीतियों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने महान आर्थिक मंदी के समय में भी भारत को बचाया है, चाहे वह आरबीआई के संस्थापक दिशा निर्देश हो या मुक्त व्यापार के सिद्धांत। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमारे राष्ट्र के लिए शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 7 जुलाई 1942 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में शपथ लिया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1942 और 1946 के बीच एक श्रमिक नेता के रूप में और वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में मजदूरों के लिए क्या किया, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, मजदूर वर्ग के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिया गया शानदार योगदान, आइए हम जानते हैं। कारखाने के काम के घंटों में कमी। आज भारत में प्रतिदिन काम के घंटे लगभग 8 घंटे हैं। हम नहीं जानते कि कितने भारतीय जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत में मजदूरों के उद्धारकर्ता थे। वह भारत में 8 घंटे की ड्यूटी लाए और काम के समय को 14 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया, जो भारत में श्रमिकों के लिए एक प्रकाश बन गया। दोस्तों, उन्होंने इसे 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में लाया था। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत में महिला मजदूरों के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम संरक्षण अधिनियम, महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ और कोयला खदानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली। दोस्तों, भारतीय कारखाना अधिनियम, यह भी कानून लागू किया। दोस्तों, राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी मतलब रोजगार कार्यालय। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रोजगार कार्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरे युद्ध के अंत के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकार में श्रम सदस्य के रूप में भारत में रोजगार कार्यालयों का निर्माण किया। इसलिए ट्रेड यूनियनों, मजदूरों और सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रम मुद्दों को निपटाने और सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास पहल शुरू करने का त्रिपक्षीय तंत्र भी बनाया। उनके अथक प्रयासों के कारण राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी बनाई गई। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुआवजे के रूप में श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, चिकित्सा अवकाश, काम की चोटों के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम होने में मदद करता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसे अधिनियमित किया और इसे कामगारों के लाभ के लिए लाया। वास्तव में भारत केवल पूर्वी एशियाई देशों के पहले राष्ट्र के रूप में बीमा अधिनियम लाया। इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। दोस्तों, 13 वित्त आयोग की रिपोर्टों के संदर्भ का मूल स्रोत एक तरह से 1923 में लिखी गई डॉक्टर आम्बेडकर की पीएचडी थीसिस द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर आधारित है। दोस्तों, भारत की जल नीति और इलेक्ट्रिक पावर प्लानिंग भी डॉक्टर बाबा साहेब के योगदान से है। सिंचाई और विद्युत शक्ति के विकास के लिए नीति निर्माण और योजना प्रमुख चिंता का विषय था। यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मार्गदर्शन में श्रम विभाग था, जिसने बिजली प्रणाली विकास, जल विद्युत स्टेशन स्थलों, जल विद्युत सर्वेक्षण, बिजली उत्पादन की समस्याओं का विश्लेषण और थर्मल पावर स्टेशन जांच के लिए केंद्रीय तकनीकी पावर बोर्ड सीटीबीपी की स्थापना का निर्णय लिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ग्रिड सिस्टम के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, जो आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। दोस्तों, आज यदि विद्युत अभियंता प्रशिक्षण के लिए विदेश जा रहे हैं तो इसका श्रेय पुनः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने श्रम विभाग के नेता के रूप में विदेशों में श्रेष्ठ इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की नीति बनाई।
यह शर्म की बात है कि भारत की जल नीति और इलेक्ट्रिक पावर प्लानिंग में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमिका का श्रेय कोई नहीं देता। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए और क्या किए, आइए जानते हैं। श्रमिकों को महंगाई भत्ता डीए मिलता है और छुट्टियों का लाभ मिलता है। कर्मचारियों के वेतन में संशोधन भी होता है। कोयला और अभ्रक खान भविष्य निधि में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान है। उस समय कोयला उद्योग ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 31 जनवरी 1944 को श्रमिकों के लाभ के लिए कोयला खान सुरक्षा स्टोइंग संशोधन विधेयक लागू किया। 8 अप्रैल 1946 को वह माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड लाए, जिसने श्रमिकों को आवास, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी व्यवस्था के साथ मदद की। दोस्तों, श्रम कल्याण कोष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बीपी आगरकर के तहत श्रम कल्याण से उत्पन्न मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की। बाद में उन्होंने जनवरी 1944 को इसे प्रख्यापित किया। दोस्तों, दूसरे युद्ध के बाद में देश में आर्थिक योजना के बारे में आइए जानते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारत के सामने कई चुनौतियां थी, जैसे कि अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करना, जिसमें कृषि में सुधार, उद्योगों का विकास, रक्षा सेवाओं का पुनर्वास और पुनः तैनाती आदि शामिल है। इसके लिए परिषद की पुनर्निर्माण समिति आरसीसी की स्थापना की गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आरसीसी के सदस्य थे और उन्हें सिंचाई और विद्युत नीति समिति के अध्यक्ष की भूमिका सौंपी गई थी। दोस्तों, 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित किया, लेकिन राष्ट्र के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान को कम बताया गया। बाद में डीके पैसेंट्री, पूर्व उप प्रधान सूचना अधिकारी भारत सरकार, ने अपनी पुस्तक में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर के भारतीय सांख्यिकी अधिनियम के बिना वे श्रम दशाओं, उनकी मजदूरी दरों, अन्य आय, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा और धन श्रम विवादों का निर्माण नहीं कर सकते थे। भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक भारतीय श्रम अधिनियम 1926 में अधिनियमित किया गया था। इससे केवल ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करने में मदद मिली, लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। 8 नवंबर 1943 को उन्होंने ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक लाया। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने टेनेसी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना की तर्ज पर शुरू और योजना की रूपरेखा तैयार की। न केवल दामोदर घाटी परियोजना बल्कि हीराकुंड परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना भी उनके द्वारा रेखांकित की गई थी। 1945 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय उपयोग के लिए महानदी को नियंत्रित करने की संभावित लाभों में निवेश करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन छिपे हुए गलत तरीके से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिकरण के लिए नेहरू के दृष्टिकोण को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे जिन्होंने वास्तव में वायसराय की परिषद में तत्कालीन श्रम सदस्य के रूप में भारत में बड़ी बांध प्रौद्योगिकियों को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आप किसी स्कूल जाने वाले बच्चे से पूछे कि दामोदर घाटी, हीराकुंड और सोन रिवर वैली परियोजनाएं कहाँ हैं और इन परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया, तो वे आपको नेहरू गांधी परिवार के नाम बताएंगे। हालांकि इनका इन परियोजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो जिसमें विवरण दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय और बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने परियोजनाओं की शीघ्र सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रुचि ली। लेकिन यह गलत है दोस्तों। हमें इन परियोजनाओं के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें इन सभी परियोजनाओं के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रमुख भूमिका और योगदान के बारे में एक भी शब्द नहीं दिखता है। 1930 के बाद से इंजीनियरिंग प्रथाओं पर जोर दिया गया है। बेसिन को अपने जल संसाधनों के विकास की इकाई के रूप में मानने पर नदी बेसिन की हाइड्रोलॉजिकल एकता पर बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई और विद्युत उत्पादन एक साथ के लिए श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में सिंचाई और बिजली विभाग को जाता है। ऐसी परियोजनाओं के बढ़े हुए परिणाम को ध्यान में रखते हुए यह उत्सुकता से
महसूस किया गया कि केंद्र में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञ निकाय पर्याप्त नहीं थे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मार्च 1944 में केंद्रीय जल मार्ग और 4 अप्रैल 1945 को सिंचाई आयोग को मंजूरी दी। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के विकास के लिए एक मजबूत तकनीकी संगठन बनाने में मदद की। अगर हमारे घर रोशन है, हमारे खेत हरे भरे हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर ने इन परियोजनाओं की योजना बनाने में भूमिका निभाई थी, जिन पर आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्भर है। यदि भारत में जल प्रबंधन और विकास जैसी कोई अवधारणा है तो इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की सेवा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। यदि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का दृष्टिकोण नहीं होता तो भारत में बिजली आपूर्ति, सिंचाई और विकास की स्थिति की कल्पना की जा सकती थी। दोस्तों, मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रम विवाद अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी, इस तरह के कानून लाए। दोस्तों, मजदूरों के लिए कानूनी हड़ताल। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना है कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि क्रमिक असमानता के आधार पर श्रमिकों का विभाजन है। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक जाति का विनाश खंड 1 में लिखा है कि किसी भी अन्य देश में श्रमिकों के इस वर्गीकरण के साथ श्रम का विभाजन नहीं होता है। जाति व्यवस्था के इस दृष्टिकोण के खिलाफ आलोचना का एक तीसरा बिंदु भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः स्फूर्त नहीं है, यह प्राकृतिक अभिरुचि पर आधारित नहीं है। सामाजिक और व्यक्तिगत दक्षता के लिए हमें किसी व्यक्ति की क्षमता को चुनने और अपना करियर बनाने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को अग्रिम रूप से कार्य नियुक्त करने का प्रयास शामिल है, जिन्हें प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं बल्कि माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर चुना जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसायों का यह स्तरीकरण जो जाति व्यवस्था का परिणाम है, सकारात्मक रूप से हानिकारक है। उद्योग कभी स्थिर नहीं होता, यह तेजी से और अचानक परिवर्तन से गुजरता है। इस तरह के परिवर्तनों के साथ एक व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। बदलती परिस्थितियों में खुद को समायोजित करने की ऐसी स्वतंत्रता के बिना उसके लिए अपनी आजीविका हासिल करना असंभव होगा। अब जाति व्यवस्था हिंदुओं को उन व्यवसायों में जाने की अनुमति नहीं देगी जहाँ वे चाहते हैं, यदि वे आनुवंशिकता से उनके नहीं है। यदि एक हिंदू को अपनी जाति को सौंपे गए नए व्यवसाय को अपनाने के बजाय भूखा देखा जाता है, तो इसका कारण जाति व्यवस्था में पाया जाना है। व्यवसायों के पुनः समायोजन की अनुमति नहीं देकर जाति देश में देखी जाने वाली अधिकांश बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। श्रम विभाजन के एक रूप में जाति व्यवस्था एक और गंभीर दोष से ग्रस्त है। दोस्तों, जाति व्यवस्था द्वारा लाया गया श्रम विभाजन पसंद पर आधारित विभाजन नहीं है। व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत वरीयता का इसमें कोई स्थान नहीं है। यह पूर्व नियति की हठधर्मिता पर आधारित है। तो दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के श्रमिकों के लिए और समस्त देशवासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून लाए थे, जिसमें श्रमिक वर्गों के लिए प्रोविडेंट फंड, ESI, मेडिकल क्लेम, और अगर बीमार है और बीमार रहते हुए अगर छुट्टियां लेते हैं तो वह वाला भी नियम लाए और यहाँ के देशवासियों के लिए ये सब सेवाएं किए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।